Welcome, dear students. In today's lecture, we shall study stationary waves या इनको हम standing waves भी कहते हैं. तो मेन जो इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे, they will be what is the condition for stationary waves, general expression, characteristics of standing waves, और nodes और antinodes क्या है. So let us start. इनमें से जो ब्लू कलर में एक वेव है, सपोजिंग इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये उसका वेव फॉर्म है. एंड सपोजिंग यहां पर हम एक ऑब्स्टैकल रखते हैं, तो इससे क्या होगा कि this obstacle will reflect this wave back. तो now the wave reflect होके वापस जाएगी from right to left. So now there are two waves. Number one is our original or the incident wave, which is traveling from left to right, and there is another wave which is a reflected wave, and it is traveling from right to left. और दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्सिक्वेंटली पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम है, एवरीथिंग इज सेम बिकॉज बेसिकली दोनों वेव्स एक ही तो है. दूसरी जो वेव है वो हमें रिफ्लेक्ट होके मिलती है. तो अब ये एक दूसरे के साथ सुपरपोज करेंगे. So when two waves which are identical, and it doesn't matter कि ये waves longitudinal हैं या transverse हैं, doesn't matter, longitudinal हो या transverse हो, अगर दोनों waves identical हैं, यानी कि इनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, इनकी वेलोसिटी भी सेम है, इनकी वेवलेंथ भी सेम है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एंड ऑब्वियसली जब फ्रीक्वेंसी सेम होगी, सिंस पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, तो दैट मीन्स कि इनका टाइम पीरियड भी सेम होगा. So when the two identical waves will travel through a medium along the same line but in opposite directions, जैसा कि ये इंसिडेंट वेव और इसकी रिफ्लेक्टेड वेव ट्रैवल कर रही हैं, they are traveling along the same line but in the opposite directions, तो ये सुपर इम्पोज होते हैं and they produce a wave. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हमें मिलता है, हमें एक ऐसी वेव मिलती है which appears to be stationary in space, कि ये ऐसा लगता है कि एक ही जगह खड़ी है. And such a wave is called stationary wave or standing wave. So what is a stationary or a standing wave? It is the result of two identical waves which have every characteristic same, amplitude same, velocity same, wavelength same, frequency same, and they are traveling along the same line but in opposite directions. तो उनका जो रिजल्ट हमें मिलता है वो हमें एक स्टैंडिंग वेव की फॉर्म में मिलता है. तो स्टैंडिंग वेव के लिए कंडीशन क्या है? स्टैंडिंग वेव के लिए शर्त ये है कि जो मीडियम है दैट शुड बी बाउंड. जैसा कि यहाँ एक एंड हम रखते हैं मीडियम का, यहाँ पे हम एक ऑब्स्टैकल रखते हैं, तभी एक वेव जो ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये रिफ्लेक्ट होके ट्रैवल करेगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो अगर मीडियम बाउंड ना हुआ, अगर मीडियम इनफाइनाइट हुआ, तब तो ये वेव कंटिन्यू करेगी ट्रैवल करना लाइक दिस.
और ये कहीं पे भी रिफ्लेक्ट होके वापस अपनी ओरिजिनल वेव के साथ सुपर इम्पोज नहीं होगी. सो इफ द मीडियम इज इनफाइनाइट, the wave will just continue to travel for infinite time. So that means कि अगर कोई मीडियम इनफाइनाइट है, such a medium will support traveling wave. So the condition for having or producing a stationary wave is that the medium should be bound. एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टैंडिंग वेव्स की ये है कि स्टैंडिंग वेव डज नॉट ट्रांसफर एनर्जी. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलिंग वेव एंड ए स्टैंडिंग वेव. ट्रैवलिंग वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, अपने साथ ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन स्टैंडिंग वेव एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करती है. अलबत्ता इसके जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज द इंसिडेंट वेव दैट ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो इसकी रिफ्लेक्टेड वेव है दैट ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. लेकिन ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट नलिफाई करते हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली एनर्जी कहीं भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट नहीं होती है. Characteristics of a standing wave. There are certain positions जिनको हम कहते हैं nodes. Nodes are the positions जहां पे मीडियम के पार्टिकल बिल्कुल ऑसिलेट नहीं करते हैं. The particles of medium practically remain at rest at their mean positions. यानी कि जो नोड्स हैं इन प्लेसेस पे, इन पोजीशंस पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती. सो नोड इज अ पोजीशन ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट. और हर दो नोड्स के दरमियान एक पॉइंट है, एक पोजीशन है जिसे हम एंटी नोड कहते हैं. और एंटी नोड पे जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं दे वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली, लेकिन वहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है. वहां पे जो एम्पलीट्यूड होता है दैट हैज वैल्यू ट्वाइस एज दैट ऑफ द ईच वेव. कि एक वेव का एम्पलीट्यूड क्या है और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, जो दोनों सुपर इम्पोज होते हैं. तो एंटी नोड्स पे हमें एम्पलीट्यूड मिलता है ट्वाइस दैट ऑफ द ईच वेव. सो एंटी नोड्स आर द पोजीशंस ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या हम कहेंगे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. So let us see what can be general expression for a stationary wave. So if we have got a traveling wave which is traveling along positive x-axis, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं y1 is equal to a will be its amplitude, sine of 2 pi by lambda times vt minus x. So let us call this equation 1. तो यहाँ पे जो y1 है, it represents displacement of a particle at time t and its position along horizontal axis is x from some arbitrary origin. So this represents the incident wave which is traveling from left to right. तो अब हमें इसकी रिफ्लेक्टेड वेव देखनी है. So for a wave which is traveling in the opposite direction, यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव, तो उसमें एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेलोसिटी, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा. सिर्फ जो उसकी एक्स पोजीशन है वो हमने
x के बजाय माइनस x वहां पे यूज करना है। तो द रिफ्लेक्टेड वेव उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद y2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड a, इट विल रिमेन सेम, साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स vt। इस x की जगह हमने माइनस x यूज करना है, ऑलरेडी वहां पे एक माइनस है, तो वी विल गेट हियर प्लस x। तो let us call this equation number 2. Equation 2 represents the reflected wave which is traveling from right to left. So now we have got two waves. Number one is incident wave represented by y1, and the second is it is reflected wave represented by y2. तो ये दोनों सुपर इम्पोज होंगे और वी विल गेट रिजल्टेंट वेव। तो उस रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे मिलेगी? यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट of the resultant wave will be equal to y1 plus y2, या इसमें हम पहले y2 लिखें for our convenience, then y1. So in the next setup we will substitute the expressions for y2 and y1. तो पहले हम y2 की एक्सप्रेशन लिखेंगे, so it is a times sine of 2 pi by lambda times vt plus x, then plus a times sine of, यानी अब हम y1 की एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, sine of 2 pi by lambda vt minus x. तो इसमें हम a कॉमन आउट कर सकते हैं फ्रॉम बोथ टर्म्स, तो वी विल गेट y equals a, then we will use a curved bracket. तो पहली टर्म में हमें मिलेगा साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा vt प्लस x, और दूसरी टर्म में हमें मिलेगा साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स vt minus x. So this is the expression which we have got. So this is the expression which we have got till now. तो यहाँ पे हम एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, the sum sin of a plus sin of b. तो इस एक्सप्रेशन में जो 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स vt plus x है, let us put that equal to capital A, और जो दूसरी टर्म में 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स vt minus x है, let us put that equal to capital B. So we will get y equals a into, अब हम इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड यूज करेंगे, twice sine of a plus b by 2. तो डिनोमिनेटर में 2 होगा, a will be 2 pi by lambda times vt plus x, then plus b, and b is 2 pi by lambda times vt minus x into cos of a minus b by 2. So cos of, पहले तो हम डिनोमिनेटर में 2 लिखेंगे, तो a which is 2 pi by lambda times vt plus x, then minus b which is
2 pi by lambda times vt minus x. तो ये हमने यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की। इसको हम फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं। हम ये ब्रैकेट्स हटा सकते हैं इनसाइड द आर्गुमेंट्स। तो वी विल गेट y equals, we can write this 2 in front of a, so we can write twice a into sine of, यहाँ पे हम न्यूमरेटर में 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन आउट कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में 2 रहेगा, तो न्यूमरेटर में 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन आउट करेंगे तो वी विल गेट vt प्लस x, और दूसरी टर्म में प्लस vt माइनस x। इंटू कॉस के अंदर भी हम इसी तरह 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन आउट करेंगे, तो डिनोमिनेटर में है 2, तो न्यूमरेटर में 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन आउट करेंगे तो पहली टर्म में बचेगा vt प्लस x। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस से vt मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा माइनस vt, और इसी माइनस से माइनस x मल्टीप्लाई होगा तो वो बनेगा प्लस x। So this is the expression that we have got। तो इसको हम थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकते हैं। जो साइन के अंदर आर्गुमेंट है वहां पे x और x कैंसिल होगा, और जो cos के अंदर आर्गुमेंट है वहां पे vt और vt कैंसिल होगा। तो in the next step we can write that y equals twice a into sine of 2 pi by lambda into vt plus vt, it will become twice vt divided by 2 into cos of, तो cos के अंदर आर्गुमेंट क्या बचता है 2 pi by lambda, then x plus x, so it is twice x divided by 2। तो पहले साइन के आर्गुमेंट में दिस 2 and 2 will go, और cos के आर्गुमेंट में भी 2 and 2 will go। So in the next step we can write that y equals 2a into sine of 2 pi by lambda times vt into cos of 2 pi by lambda times x। तो इस कोसाइन फंक्शन को हम पहले लिखेंगे। We will write this cosine function first। So we can write y equals twice a into cos of 2 pi by lambda times x into sine of 2 pi by lambda times vt। Let us call this equation number 3. This equation 3 again represents a simple harmonic motion. It has got the same wavelength lambda. This is the wavelength. It has got the same velocity v as that of the individual waves, but जो इसका amplitude है that is twice a cos of 2 pi by lambda times x। So this is its amplitude, 2a times cos of 2 pi by lambda times x, and obviously this is a function of x। यानी जो amplitude है
it is not constant, it depends on x. The amplitude is not constant, but it will be varying with x, the position of particle. So that means ये जो standing wave है represented by equation number 3, इसमें हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड एक जैसा नहीं होगा, बट हर किसी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा. इट विल बी डिपेंडिंग कि वो पार्टिकल कहाँ पे है, उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन. लेट अस सी कि हमें पार्टिकल वेलोसिटी के लिए क्या एक्सप्रेशन मिलेगी. तो उसके लिए हमें इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम और x को ट्रीट करना पड़ेगा कांस्टेंट. तो particle velocity, we denote that with u, small u, will be given by dy by dt, treating x constant. तो we will get 2a. उसके बाद कोसाइन फंक्शन के अंदर x है तो it is a constant, cos of 2 pi by lambda times x into साइन के अंदर t है तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी. तो साइन की डिफरेंशिएशन है cos of 2 pi by lambda times vt into फिर internal differentiation with respect to time, and that will be 2 pi by lambda times v. तो इसको हम सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं 2 and 2, that will be 4, then there is pi a और डिनोमिनेटर में लैम्डा into cos of 2 pi by lambda times x into cos of 2 pi by lambda times vt. And obviously ये जो पार्टिकल वेलोसिटी है इसमें x भी है, इसमें t भी है, so it is function of both position as well as time. So let us call this equation number 4. तो इक्वेशन 4 से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि if we keep x fixed, then t varies. तो इसका मतलब है कि x फिक्स्ड का मतलब है we want to know what is the particle velocity at a given point. Now since t varies, that means the particle velocity at a given point will change with time. Similarly, अगर हम इसमें t फिक्स रखें, we fix t, so that means we want to know what is velocity at some given time. So that will depend on x, that will change with position. So particle velocity at a given time will change with position. इसी तरह हम स्ट्रेन के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे. तो स्ट्रेन इज गिवन बाय द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy by dx और उसमें हमने t को कांस्टेंट ट्रीट करना है. सो वी विल डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 with respect to x, keeping t constant. So the strain will be given by dy by dx treating time constant. So we will get 2a into, now cosine function has got x inside, तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी. तो cos की डिफरेंशिएशन है माइनस साइन of 2 pi by lambda times x into जो इसका आर्गुमेंट है इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आएगी 2 pi by lambda into एक और फंक्शन है हमारे पास साइनोसॉइडल 2 pi by lambda times vt. तो इसको हम सिंपलीफाई करके लिखेंगे. एक तो माइनस है
2 into 2, that will be 4. Then there is pi a, और denominator में है lambda, into sine of 2 pi by lambda times x into sine of 2 pi by lambda times vt. तो let us call this as equation number 5. और हम देखते हैं कि जो हमें स्ट्रेन के लिए एक्सप्रेशन मिलती है, this is again a function of x and t. So it depends on both. कि हम स्ट्रेन अगर देखना चाहेंगे मीडियम में कहीं भी, तो इट विल डिपेंड ऑन बोथ कि पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे है और टाइम क्या है. तो सपोजिंग हम इसमें x फिक्स रखेंगे, तो that means कि we want to determine strain at a given point. तो t varying है, it will depend on t. So the strain at a given point, it will change with time. Similarly, अगर हम t fix रखें, so we want to determine strain at a given time, that will depend on this x. So strain at a given time will change with position. So amplitude velocity और strain में change with respect to position देखने के लिए we shall see the points where the 2 pi by lambda times x, yani which is the argument of sine and cosine functions. This equals 0 times pi, 1 times pi, 2 times pi, so on n times pi. So that means ke here 2 pi by lambda times x is integral multiple of pi. Integral multiple of pi. तो pi will cancel everywhere. तो यहां से हमें x के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी, x will be equal to, ये 2 by lambda राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो ये lambda by 2 बनेगा और मल्टीप्लाई होगा. तो पहली पोजीशन हमें मिलेगी 0, दूसरी हमें मिलेगी lambda by 2, तीसरी हमें मिलेगी twice lambda by 2, that is lambda, and so on up to n lambda by 2. So these are the positions जहां पे 2 pi by lambda times x is some integral multiple of pi. So when the argument is integral multiple of pi, then cos of the argument is either +1 or -1. तो हम कहेंगे that cosine function attains maximum value at those positions. What about sine? अगर sine का argument integral multiple of pi है, then sine has got value 0. तो हम कहेंगे sine function attains minimum value at these positions. Similarly, the points where the argument is equal to pi by 2, 3 pi by 2, and so on up to 2n plus 1 pi by 2. तो इसको हम कहेंगे half odd integral multiple of pi. Here it is 1 by 2 times pi. Here it is 3 by 2 times pi, and similarly n कोई भी इंटीजर हो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन बनेगा, लेकिन फिर उसको +1 करेंगे तो ऑड बनेगा, और डिवीजन में 2 है. So that's why we say it is half odd integer multiple of pi.
तो इसमें पाई हर जगह कैंसिल होगा, तो यहां से हमें x की पोजीशन मिलेगी, x विल बी इक्वल टू 2/λ को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, इट विल बिकम λ/2। तो हर किसी टर्म को हमने λ/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहली टर्म में देयर इज डिवीजन में 2 है, तो we will get λ/4, next we will get 3λ/4 and so on, we will get 2n plus 1 times λ/4। तो ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशंस हैं वहां पे हम देखेंगे कोसाइन फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा। when the argument is half odd integral multiply pi, cosine function attains value 0, which is its minimum value. What about sine? जब sine का argument होगा half odd integral multiply pi, so either its value is +1 or -1, तो हम कहेंगे sine attains maximum value. Let us see कि वो कौन सी पोजीशंस हैं जहां पे हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, और इन पोजीशंस को हम एंटीनोड्स कहते हैं। द जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इज y equals 2a cos of 2 pi by lambda times x into sine of 2 pi by lambda times vt। तो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू उन पोजीशंस पे होगा जहां पे cos of 2 pi by lambda times x का वैल्यू मैक्सिमम होगा। So cos of 2 pi by lambda times x should be maximum, और इसका मैक्सिमम वैल्यू that will be either +1 or -1। तो हमने ऑलरेडी x के वो वैल्यूज इवैल्यूएट किए हैं जहां पे कोसाइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, एंड दीज आर दोज पोजीशंस, x is equal to 0, λ/2, lambda, and so on. So these are the positions for maximum displacement, और इन पॉइंट्स को हम, इन पोजीशंस को हम एंटीनोड्स कहते हैं। Let us see what is separation between two consecutive antinodes. एक एंटीनोड हम लेंगे which lies at λ/2, और consecutive node हम लेंगे which lies at the position lambda. So the separation between them will be lambda minus λ/2. So we can take lambda common out. तो पहली टर्म में बचेगा 1 और दूसरे में बचेगा -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, so we will get lambda into, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 2 - 1/2। 2 - 1 is 1, so that means here we are getting λ/2, half the wavelength। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि the distance between any two consecutive antinodes is half the wavelength। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशंस क्या हैं जिनको हम नोड्स कहते हैं। The displacement is given by y equals twice a cos of 2 pi by lambda times x sine of 2 pi by lambda times vt। तो अगर हमें मिनिमम डिस्प्लेसमेंट देखनी है तो हमें देखना है कि इस cos फंक्शन का वैल्यू कहां पे मिनिमम होगा। सो cos of 2 pi by lambda times x should have minimum value and that is equal to 0। और अभी हमने देखा है कि then x will be equal to λ/4, 3λ/4 and so on। So these are the positions जहां पे displacement minimum है and consequently amplitude is also equal to 0। तो इन पॉइंट्स को हम नोड्स कहते हैं। Let us see what is distance between two consecutive nodes। Let us take this as first node and this as our another consecutive node। तो इनके दरमियान हम डिस्टेंस देखना चाहेंगे। So that will be equal to thrice λ/4 minus λ/4
तो lambda by 4 कॉमन आउट करेंगे, सो lambda by 4 लेट अस टेक कॉमन आउट, तो पहली टर्म में बचेगा 3, देन माइनस दूसरी टर्म में बचेगा 1 इक्वल्स lambda by 4 into, now 3 minus 1 is 2 and 2 will make this 4 2, so this equals lambda by 2 which is half the wavelength. तो यहां से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, the distance between any two consecutive nodes is half the wavelength. एक और कंक्लूजन हमें ये देखने को मिलेगा कि अगर हम एक नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस देखना चाहें, द टोटल लेंथ इज 1 कंप्लीट वेवलेंथ, इसका हम हाफ देखेंगे, तो दिस इज हाफ द वेवलेंथ, सो lambda by 2, and this is distance between two adjacent nodes, इसका भी हम हाफ देखेंगे, तो that will be the distance between a node and its adjacent antinode, and that will be half of lambda by 2, that is lambda by 4. So that means the separation of adjacent nodes and antinodes is lambda by 4. और अगर हम एंटी नोड पे देखना चाहें कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, तो एक वेव का एम्पलीट्यूड है A और दूसरी का भी है A, so that means at antinode the maximum amplitude is 2A, twice that of the single wave. Let us see कि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी किन पोजीशंस पे मिलेगी. This is the expression for velocity. तो वेलोसिटी उन पोजीशंस पे मैक्सिमम होगी जहां पे ये कोसाइन फंक्शन मैक्सिमम होगी. So cos of 2 pi by lambda times x should have maximum value, and that can be plus or minus 1. तो हमने x के वो वैल्यूज ऑलरेडी इवैल्यूएट किए हैं, then x should be 0, lambda by 2, lambda and so on, and these are the positions of antinodes. So that means velocity is maximum at the antinodes जहां पर displacement भी maximum है. इसी तरह हम देखना चाहेंगे कि वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू हमें किन पोजीशंस पे मिलेगा. तो अगर हम वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू देखना चाहते हैं, देन दिस कोसाइन फंक्शन शुड हैव मिनिमम वैल्यू. cos of 2 pi by lambda times x should have minimum value, and that is 0. तो हम x के वो वैल्यूज ऑलरेडी इवैल्यूएट कर चुके हैं. Then x should be equal to lambda by 4, 3 lambda by 4, and so on. And these are the positions of nodes. So that means velocity is minimum at nodes और वहां पे displacement भी minimum है. Next let us see कि हमें maximum strain किन positions पे मिलेगा. This is the expression for strain. तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन देखना चाहते हैं किन पोजीशंस पे है, देन sin 2 pi by lambda times x should have maximum value. So sin of 2 pi by lambda times x should have maximum value, and that can be +1 or -1, because प्लस माइनस से सिर्फ फर्क पड़ता है डायरेक्शन का. तो हम x के वो वैल्यूज ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं जहां पे साइन का वैल्यू मैक्सिमम है, एंड दीज आर lambda by 4, 3 lambda by 4 and so on, and these are the positions of nodes. सो हमें स्ट्रेन का मैक्सिमम वैल्यू नोड्स पे मिलता है. सो स्ट्रेन इज मैक्सिमम एट नोड्स जहां पे डिस्प्लेसमेंट भी मिनिमम है और वेलोसिटी भी मिनिमम है. लेट अस सी कि स्ट्रेन का वैल्यू किन पोजीशंस पे मिनिमम होगा. तो
अगर हम स्ट्रेन का मिनिमम वैल्यू देखना चाहते हैं, देन द साइनोसाइडल फंक्शन कंटेनिंग x शुड हैव मिनिमम वैल्यू. सो साइन ऑफ 2 pi by lambda times x should have minimum value and that is 0. और हम ऑलरेडी x के वो वैल्यूज इवॉल्वेट कर चुके हैं. When x is 0, lambda by 2, lambda and so on, then the sinusoidal function has value 0. And these are the positions of antinodes. तो इसका मतलब क्या हुआ? That strain has minimum value at antinodes, जहां पे डिस्प्लेसमेंट वैल्यू भी मैक्सिमम है और वेलोसिटी वैल्यू भी मैक्सिमम है.